एक आदमी जो अपने अहंकार, अपनी जिद और अपनी शोहरत के पीछे भागते भागते दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में खो गया, लेकिन उसे असली रास्ता मिला एक छोटे से बच्चे तिब्बत के 14वें दलाई लामा के पास। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे एक घमंडी पर्वतारोही को एक शांत आध्यात्मिक इंसान बना दिया। ये है 7 इयर्स इन तिब्बत की कहानी। फिल्म की शुरुआत 1939 में होती है। ऑस्ट्रिया का प्रसिद्ध पर्वतारोही हेनरिच हेरर एक ऐसा इंसान है जो बहुत महत्वाकांक्षी है, अहंकारी है, अपने परिवार से ज्यादा रोमांच को महत्व देता है। उसकी पत्नी गर्भवती है, लेकिन हेनरिच उसे छोड़कर दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों में से एक नंगा पर्वत की चढ़ाई के लिए निकल जाता है। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। हेनरिच एक क्लाइंबिंग टीम का हिस्सा है जिसका लीडर है पीटर, शांत और समझदार पर्वतारोही। लेकिन हेनरिच हर बात पर अपनी जिद चलाता है। उसके व्यवहार से बाकी टीम नाराज रहती है, फिर भी टीम पर्वत पर चढ़ने के लिए निकल पड़ती है। जैसे जैसे चढ़ाई शुरू होती है, बर्फीले तूफान, तेज हवाएं, फिसलती चट्टानें, जानलेवा स्थितियां टीम को लगातार पीछे धकेलती रहती है। हेनरिच बार बार टीम से बहस करता है, यह साबित करने की कोशिश करता है कि वही सही है, लेकिन मौसम इतना खराब हो जाता है कि सभी को बेस कैंप पर लौटना पड़ता है। यही उसकी चाहत, उसका गर्व सब धीरे धीरे टूटने लगता है। जैसे ही वे बेस कैंप पहुंचते हैं, चौंकाने वाली खबर मिलती है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के नागरिकों को दुश्मन देश घोषित कर दिया है। हेनरिच और उसकी पूरी टीम को ब्रिटिश इंडियन आर्मी घेर लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। कोई भी विरोध नहीं कर सकता, युद्ध का समय है। हेनरिच और दूसरे जर्मन ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही अब भारत के प्रिजनर ऑफ वार कैंप में भेज दिए जाते हैं। यहीं से हेनरिच की असली संघर्ष की शुरुआत होती है। कैद में उसकी आज़ादी छीन जाती है, उसका घमंड टूटने लगता है। बाहर उसकी पत्नी अकेली है, उसका होने वाला बच्चा उससे दूर है। हेनरिच अंदर ही अंदर घुटता है। इस कैद में बिताया गया समय उसकी सोच और जिंदगी दोनों बदलने वाला है। हेनरिच और उसकी टीम के साथी इस कैद खाने से परेशान हो चुके हैं। कोई आज़ादी नहीं, कोई खबर नहीं कि युद्ध कब तक खत्म होगा। घर और परिवार की याद, इज्जत और नाम खोने का डर, सबको एक ही ख्याल आता है, भागना ही होगा। हेनरिच अपनी जिद और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भागने की प्लानिंग शुरू करता है। हेनरिच कुछ सैनिकों के कपड़े और पहचान पत्र जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लान बिगड़ जाता है। गार्ड उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर भी हेनरिच हार नहीं मानता। हेनरिच, पीटर और उसके कुछ साथी फाइनली प्लान बनाते हैं। आखिरकार वो उस कैंप से भाग निकलते हैं। यहीं से कहानी का असली सर्वाइवल एडवेंचर शुरू होता है। अब वे भारत और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों से गुजरते हैं। यह यात्रा बेहद कठिन है। बर्फीली हवाएं, खतरनाक रास्ते, खाना खत्म, पैर छिल जाते हैं। कई साथी रास्ते में हिम्मत हार देते हैं। धीरे धीरे समूह टूटता जाता है। आखिर में सिर्फ हेनरिच और पीटर साथ रह जाते हैं। हेनरिच के दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द गूंजता है, तिब्बत तक पहुंचना है किसी भी हालत में। वे दोनों इतनी बुरी हालत में पहुंचते हैं कि शरीर कमजोर, कपड़े फटे, चेहरे पर चोट, कदम उठाना भी मुश्किल, लेकिन वे तिब्बत की सीमा पार कर ही लेते हैं। जैसे ही वे तिब्बत की सीमा में घुसते हैं, तिब्बती गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। यहाँ विदेशी लोगों का आना मना है, वापस जाओ। हेनरिच और पीटर लगभग टूट जाते हैं। वे थके हुए, भूखे और कमजोर हैं। अब लौटना मतलब मौत। वे तिब्बती लोगों से दया की गुहार लगाते हैं। कुछ स्थानीय तिब्बती लोग उनकी हालत देखकर मदद के लिए आगे आते हैं। वे खाना देते हैं, ऊंचाई के हिसाब से आराम देते हैं और गार्डों को मनाते हैं कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। अंत में लंबे झगड़े और बहस के बाद गार्ड मान जाते हैं। यही वो पल है जहां हेनरिच पहली बार महसूस करता है
कि इस दुनिया में अब भी दया और मानवता बाकी है। अब हेनरिच और पीटर की अगली मंजिल है ल्हासा, तिब्बत की राजधानी, जिसे फॉरबिडन सिटी भी कहा जाता है, जहां बाहरी लोगों का पहुंचना लगभग असंभव था। दोनों ल्हासा की ओर बढ़ रहे हैं, थके हारे, घायल, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। हेनरिच को अंदाजा भी नहीं कि आगे उसकी मुलाकात किससे होने वाली है, 14 साल के दलाई लामा से, जो उसकी जिंदगी बदल देगा। हेनरिच और पीटर आखिरकार ल्हासा पहुंचते हैं। यह शहर उनके लिए किसी सपने जैसा है। रंगीन प्रार्थना झंडे, शांत बौद्ध मठ, दयालु लोग, सरलता और आध्यात्मिकता से भरी दुनिया। यहाँ उनकी मुलाकात होती है कुंगो सारंगो, एक सम्मानित तिब्बती अधिकारी जो इन दोनों की मदद करता है। वह उन्हें रहने की जगह देता है और धीरे धीरे शहर के लोग हेनरिच में दिलचस्पी लेने लगते हैं। यहाँ हेनरिच पहली बार महसूस करता है कि तिब्बत की संस्कृति अहंकार की जगह विनम्रता, शांति और दया पर आधारित है। वह तिब्बती भाषा सीखता है, लोगों से घुलता मिलता है और बिना किसी बदले के मदद करना सीखता है। पीटर इसे देखकर मुस्कुराता है। वह हेनरिच का बदलता हुआ रूप देख रहा होता है। ल्हासा में एक रिपोर्ट फैलती है कि एक यूरोपीय आदमी बच्चे जैसा चित्र बनाता है, दुनिया के नक्शे समझा सकता है और दयालु भी है। यह बात पहुंचती है 14 वर्षीय दलाई लामा तक। दलाई लामा उत्सुक हो जाते हैं और हेनरिच को मिलने का निमंत्रण देते हैं। हेनरिच हैरान लेकिन ऑनर्ड, एक युद्ध कैदी, एक घमंडी पर्वतारोही अब तिब्बत के सबसे पवित्र नेता से मिलने जा रहा है। दलाई लामा बिल्कुल मासूम, मजाकिया और खुशमिजाज बच्चा है। वह हेनरिच से कई सवाल करता है। रेडियो कैसे चलता है, सिनेमा क्या होता है, समंदर कैसा होता है, यूरोप का जीवन कैसा है। हेनरिच उसे दुनिया दिखाता है, मैप, स्लाइड, ड्राइंग, और उसे विज्ञान और भूगोल सिखाता है। दोनों के बीच एक सुंदर अनोखी दोस्ती बन जाती है। इस बीच बाहर की दुनिया उथल पुथल में थी। चीन तिब्बत पर दावा कर रहा है, सैनिक सीमा पर बढ़ रहे हैं, तिब्बती नेता चिंतित है, ल्हासा के लोग डरे हुए हैं। लेकिन दलाई लामा अभी भी बच्चा है। वह हेनरिच से पूछता है, युद्ध क्यों होता है, लोग एक दूसरे को मारते क्यों हैं? हेनरिच के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ शर्म है, क्योंकि उसने खुद भी एक हिंसक और गर्व वाली जिंदगी जिया है। हेनरिच को आखिरकार अपने घर से एक पत्र मिलता है। उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। उसका बेटा उसे अपना पिता मानने से इनकार करता है। हेनरिच अकेले में टूट जाता है, लेकिन दलाई लामा उसे सांत्वना देते हैं। हमारा कर्म हमें नया रास्ता देते हैं। यही वह क्षण है जहां हेनरिच पूरी तरह बदलना शुरू होता है। आक्रामक से, अहंकारी से एक शांत और संवेदनशील इंसान बनता है। उसी समय पीटर को तिब्बत में अपना प्यार मिलता है, एक तिब्बती महिला डेकी डोलकर। दोनों शादी कर लेते हैं। यह हेनरिच की तिब्बत में परिवार बनने की भावना को और मजबूत करता है। हेनरिच अब तिब्बत का हिस्सा बन चुका है। दलाई लामा उसका सबसे बड़ा दोस्त और गुरु है। पीटर को नया घर और परिवार मिल चुका है और दूसरी तरफ चाइना का आक्रमण बहुत करीब आ चुका है। तिब्बत पर काले बादल मंडरा रहे हैं। 1949 से 1950 के बीच दुनिया की राजनीतिक हलचल तिब्बत तक पहुंच जाती है। चीन खुलकर तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। सीमा पर हजारों सैनिक पहुंच जाते हैं। तिब्बती सेना छोटी और कमजोर है। ल्हासा में डर का माहौल है। तिब्बत, जो हमेशा से शांतिपूर्ण रहा है, पहली बार युद्ध के साए में आने वाला है। हेनरिच यह सब अपने आंखों से देखता है, एक शांत दुनिया टूटती हुई। 14 वर्षीय दलाई लामा समझ नहीं पाता है कि युद्ध क्यों होता है। वह हेनरिच से सवाल करता है, लोग दूसरों पर हमला क्यों करते हैं? क्या दुनिया हमें बचाएगी? क्या मैं अपने लोगों की रक्षा कर पाऊंगा?
हेनरिच उसे शांत करता है। यही वह दौर है जहां हेनरिच एक शिक्षक नहीं बल्कि एक पिता सा बन जाता है। चाइनीज सेना तिब्बत में घुस जाती है। तिब्बती सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन हथियार कम, ट्रेनिंग कम, सेना छोटी, तकनीक पिछड़ी। लड़ाई एक तरफा हो जाती है। कई तिब्बती सैनिक मारे जाते हैं। चीखता है, ये लोग युद्ध के लिए नहीं बने थे, ये शांति के लिए पैदा हुए थे। यह इस कहानी का एक बहुत ही दुखद मोड़ है। तिब्बत के नेता समझ जाते हैं अगर दलाई लामा पकड़े गए तो तिब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए निर्णय होता है दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत की तरफ भागना होगा। वह अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहते। वो हेनरिच से पूछते हैं, क्या मैं उन्हें छोड़कर भाग जाऊं? क्या यह गलत नहीं है? हेनरिच कहता है कि अगर आप बचोगे तो तिब्बत बचेगा। इन दोनों के बीच का यह दृश्य दिल तोड़ देने वाला होता है। दलाई लामा और हेनरिच की आखिरी मुलाकात कहानी का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। हेनरिच उसे एक सिनेमा प्रोजेक्टर उपलब्ध कराता है ताकि बच्चा दुनिया को देख सके, समझ सके। दलाई लामा बदले में उसे एक पवित्र सफेद स्कार्फ देता है। वो कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हेनरिच की आंखें भर जाती हैं। वह एक बच्चे जैसा मासूम आध्यात्मिक राजा को गले लगाता है। हेनरिच तिब्बत छोड़ता है, खाली हाथ, लेकिन बदल चुका है। तिब्बत अब उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वह भारी मन से वहां से निकलता है। उसका तिब्बत, उसका दोस्त, उसकी शांति सब पीछे छूट जाता है। लेकिन हेनरिच के अंदर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। वह अब वही घमंडी पर्वतारोही नहीं रहा। अब हेनरिच वापस ऑस्ट्रेलिया पहुंचता है। उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। उसका बेटा उसे पहचानता भी नहीं। उसे नाराज है कि वह उसे छोड़कर चला गया था। हेनरिच टूट जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। समय के साथ धीरे धीरे उसका बेटा उसका हाथ पकड़ लेता है। यह हेनरिच की सबसे बड़ी जीत है। पर्वत नहीं, युद्ध नहीं, बल्कि अपने बच्चे का दिल जीतना। 7 इयर्स इन तिब्बत सिर्फ एक यात्रा की कहानी नहीं है, यह एक इंसान के बदलने की कहानी है। अहंकारी से विनम्र, स्वार्थी से आध्यात्मिक, अकेले से संवेदनशील और पर्वतारोही से पिता। हेनरिच की जिंदगी दलाई लामा ने बदल दी। यह इस कहानी का असली अर्थ है। कभी कभी सबसे ऊंचे पहाड़ हमारे अंदर होते हैं और उन्हें जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।